बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हम लास्ट टाइम कर रहे थे डिस्कस फीमेल एथलीट का चैप्टर, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने मेंस्ट्रुअल इश्यूज पे लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद आयरन डेफिशिएंसी। पेज नंबर है आपका 152 बुक का, और चैप्टर है फीमेल एथलीट। अच्छा, अब ऑब्वियसली आर फीमेल एथलीट्स मोर लाइकली टू बी आयरन डेफिशिएंट? अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 80% तक जो elite female endurance athletes specifically, they have been found to be deficient in iron. ठीक है जी। So yes, definitely females being athletes, they are more at risk of developing iron deficiency. ठीक है। अच्छा, पेज नंबर इज 152 152। ठीक है। अच्छा, बट एक चीज, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स एनीमिया का। ठीक है। जब हम एथलीट्स की बात करते हैं तो एथलीट्स में हम बहुत इजीली कंफ्यूज कर देते हैं स्पोर्ट्स एनीमिया को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। दोनों में डिफरेंस है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो आपको पता है, सिंपली आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आपको पता है कि एनीमिया इज अ जेनेरिक टर्म। एनीमिया के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनीमिया होते हैं, सच एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, फिर कॉपर सेंसिटिव एनीमिया होता है, एनीमिया ऑफ पेम होता है, एनीमिया ऑफ यानी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, फिर जनाब इसी तरह से और क्या होते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एनीमिया होता है, और फिर एक टर्म जैसे अभी हमने पढ़ी स्पोर्ट्स एनीमिया। स्पोर्ट्स एनीमिया, अब ऑब्वियसली बेटा आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या होता है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको पता है, आयरन की जब आपकी डेफिशिएंसी होती है और उसका जो नॉर्मली कट ऑफ है वो 12 ग्राम्स पर 100 ml से जब कम होता है तो हम कहते हैं जी इंडिविजुअल को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। स्पोर्ट्स एनीमिया में बेसिकली इट इज नॉट अ ट्रू एनीमिया। ठीक है। स्पोर्ट्स एनीमिया एक्चुअली बॉडी का एक स्मार्ट कहना चाहिए रिस्पॉन्स है, स्मार्ट अडेप्टेशन है टू कंसिस्टेंट एरोबिक ट्रेनिंग। यानी ऐसे एथलीट्स जो बहुत ज्यादा रेगुलर कंसिस्टेंटली एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं, उनकी बॉडीज एक मैकेनिज्म अडेप्ट करती हैं जिसके अंदर उनके ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर लेती हैं। ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होने से होता क्या है कि ऑब्वियसली वाटरी पोर्शन इंक्रीज हो गया ब्लड का, तो अब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या नजर आएंगे, डाइल्यूटेड नजर आएंगे ऑब्वियसली ज्यादा। तो जब हम उनको मेजर करेंगे तो हमारी वो जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, या फेरेटिन स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन को कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन या फेरेटिन की जो स्टोरेज है वो हमें लो नजर आएगी, फेरेटिन की जो कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब है कि वो हमें एक अपेरेंटली ऐसा इफेक्ट दे रहा है जिसके अंदर हम ये समझ रहे हैं कि अच्छा इंडिविजुअल को एनीमिया है, जबकि एक्चुअली वो एनीमिया नहीं है, वो बॉडी की अपनी अडेप्टेशन है। वो अडेप्टेशन क्या है, जैसे मैंने बताया, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज कर ले। ठीक है। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पोर्ट्स एनीमिया। तो जिन एथलीट्स के अंदर स्पोर्ट्स एनीमिया है उनको वो ट्रू एनीमिया नहीं है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कॉजेज क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अच्छा, इन जनरल तो आपको पता है कॉजेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की क्या होती है। पुअर ओरल आयरन इनटेक होता है, पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन होता है, पुअर आयरन एसिमिलेशन होता है, फिर जनाब क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ आयरन होता है जैसे मेंस्ट्रुएशन वगैरह में, या समटाइम्स इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वहां पे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। तो ये जनरल कॉज है। जब हम एथलीट्स की बात करते हैं तो कुछ एडिशनल कॉजेज भी उनके अंदर हो सकती हैं, और एक जो एडिशनल कॉज है वो है ट्रेनिंग इफेक्ट्स। ठीक है। ट्रेनिंग इफेक्ट्स की बेटे हम बात कर लेते हैं। 3 इसके अंदर कॉजेज हैं ट्रेनिंग इफेक्ट्स में, फर्दर अगर हम डिवाइड करना चाहें। पहली को हम कहते हैं हीमाटूरिया, यानी हीमाटूरिया जैसे नाम से पता चल रहा है, हीम इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन। होता ये है कि जो फीमेल एथलीट्स होती हैं उनमें समटाइम्स ये होता है कि उनकी जो ब्लैडर की लाइनिंग है वो रिपीटेड पाउंडिंग की वजह से वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग जब डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है तो वहां से ब्लड की लीकेज, ब्लड का लॉस स्टार्ट हो जाता है थ्रू यूरिन। ठीक है। पाउंडिंग कहते हैं जब पैर जोर से जमीन के अगेंस्ट लगता है ना, तो जाहिर स्पोर्ट्स हैं,
स्पोर्ट्स के अंदर कोई हम वो वैसे तो वॉक नहीं करते जैसे हम चलते हैं, वहां पे तो एग्रेसिवली वो खेल रहे होते हैं, compete कर रहे होते हैं अपोजिशन के अगेंस्ट, तो उस वजह से हीमाटूरिया। नंबर 2 हीमोग्लोबिनूरिया, यानी हीमोग्लोबिन का जो लॉस है यूरिन के अंदर, वो कैसे होता है? वो नॉर्मली अगेन इसी तरह से होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हार्ड सर्फेसिस पे अपने फीट को पाउंड करते हैं, फीट को स्ट्राइक करते हैं, या आपकी गेट बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं होती स्पोर्ट्स के हिसाब से, गेट मींस द वे यू वॉक एंड द वे यू रन, तो उस वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी लॉस होना शुरू हो जाता है आपकी यूरिन के साथ, ठीक है। आपकी जो बेसिकली पैर के सोल में जो आरबीसीज है ना, उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लॉस होना शुरू होता है, ठीक है। और तीसरा जो ट्रेनिंग इफेक्ट है वो ये है कि कुछ ब्लड जो है समटाइम्स, नॉट नेसेसरली ऑलवेज, समटाइम्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू भी डायरिया के साथ स्टूल जब पास करते हैं एथलीट्स, तो वहां से भी कुछ ब्लड लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेनिंग इफेक्ट्स हैं। डाइट में आपको पता है कि फीमेल्स का जो आरडीए है आयरन का, एडल्ट फीमेल्स का दैट इज 18 मिलीग्राम्स, एडल्ट मेल्स का 8 मिलीग्राम्स होता है। तो होता ये है कि एडल्ट फीमेल्स समटाइम्स आर नॉट एबल टू कोप अप विद देयर आरडीए ऑफ आयरन, और उसकी वजह से फिर उनका जो है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो हो रहा होता है। दूसरी मेजर कॉज ये है कि जो हमारा, आपको पता है बेटा, आयरन का सबसे अच्छा सोर्स, सबसे रिच सोर्स जहाँ से हमारी आयरन आती है वो एनिमल सोर्सेज हैं, और हमारा जो फीमेल एथलीट्स हैं वो बेसिकली, मैं बेटा मार्क कर देता हूँ अटेंडेंस, हमारी जो फीमेल एथलीट्स हैं वो बेसिकली रेड मीट को अवॉइड कर रही होती हैं ऑन द बेसिस कि जी रेड मीट हमारा जो है वो ऑब्वियसली हमारा कहीं वेट गेन ना करवा दे, और इसकी वजह से उनका फिर जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 रीजंस हैं डाइट के अंदर। बाकी मैंने ट्रेनिंग के हिसाब से आपको जो इश्यूज थे वो मैंने आपको बता दिए कि किन वजह से इनको फीमेल एथलीट्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जनाब बेटे मैं लगा रहा हूँ, क्या हो गया, मैं लगा रहा हूँ, सबकी लगा रहा हूँ जिस जिसने क्विज अटेम्प्ट किया है। इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो आज अटेंडेंस को लेकर? अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स जो हैं वो फटीग है, हेडेक है, लाइट हेडेडनेस है, अच्छा ब्रेथलेसनेस, सांस का बहुत ज्यादा फूलना, डिस्पनिया भी जिसको कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो बहुत कॉमन होता है ऐसे पर्सन्स में, या फॉर दैट मैटर ऐसे एथलीट्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। लेकिन छोटा सा एक प्रॉब्लम है इन सिम्टम्स के साथ कि सारे सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि और भी बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये सेम सिम्टम्स हो रहे होते हैं। तो हमें वी नीड टू रियली आइडेंटिफाई कि अच्छा एक्चुअली एथलीट को ये पर्टिकुलर सिम्टम्स जो अगर शो हो रहे हैं तो ये उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से ही है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा जरूर इवैल्यूएट करना होता है। अच्छा, फिर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये होता है कि बहुत सारी एथलीट्स का बेसिकली फेरेटिन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होती है, 12 माइक्रोग्राम्स पर लीटर से नीचे हम उसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन फेरेटिन की कम है, ठीक है। लेकिन उनका हीमोग्लोबिन जो लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। फेरेटिन कंसंट्रेशन जो स्टोरेज फॉर्म है वो उनकी कम होती है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो उनके नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी, यानी हीमोग्लोबिन लेवल्स तो आपके ठीक हैं लेकिन फेरेटिन लेवल्स आपके कम है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हमने जितनी भी रिसर्चेस की हैं उनके अंदर ये सामने आया है कि लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी जिन एथलीट्स को सरप्राइजिंगली उनकी परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आयरन सप्लीमेंट्स लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी को एज सच वो नहीं करता, रेक्टिफाई नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि फेरेटिन लेवल्स आपके कम शो हो रहे हैं लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल्स आपके ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आयरन सप्लीमेंट्स इंप्रूव परफॉर्मेंस, सर्टेनली, मोस्ट डेफिनेटली। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी, जी बेटे,
सर सॉरी आपको बीच में रोक लिया। सर ये लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी में मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं बंदे को? सिम्टम्स बेटे सेम होते हैं, वही ब्रेथलेसनेस होती है, उसी तरह से लाइट हेडेडनेस होती है, हेडेक होती है, ये सेम सिम्टम्स होते हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसको डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो जब आप ब्लड कंप्लीट पिक्चर कराते हैं ना तो उसमें फेरेटिन के लेवल्स भी आ जाते हैं और हीमोग्लोबिन लेवल्स भी आ जाते हैं। तो अगर तो आपकी ब्लड कंप्लीट पिक्चर में दोनों के लेवल्स कम हैं तो आप सिंपली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इंडिविजुअल को क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपकी ब्लड कंप्लीट पिक्चर में हीमोग्लोबिन लेवल्स तो नॉर्मल है लेकिन फेरेटिन लेवल्स कम है तो फिर आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि इंडिविजुअल को क्या है, लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे थे कि कैन आयरन सप्लीमेंट्स इंप्रूव परफॉर्मेंस। मोस्ट डेफिनेटली अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और आप आयरन की सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी एनीमिया भी रेक्टिफाई होगा और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। जो यूजुअल रिकमेंडेड डोज है वो 200 मिलीग्राम आयरन है 3 टाइम्स अ डे। हम इसको डिवाइड करके लेते हैं एक दिन में, और पाकिस्तान में जो नॉर्मली चलता है वो 60 मिलीग्राम की जो आयरन सप्लीमेंट है वो हम दिन में 3 टाइम देते हैं 1 से 3 महीने के। ठीक है, ज्यादा जो हम प्रेफर करते हैं वो फेरस फॉर्म ऑफ आयरन है, क्योंकि आपको पता है फेरस फॉर्म वो वाली फॉर्म है जो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। और क्यों ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि फेरस फॉर्म बॉडी में ज्यादा रेडिली सॉल्युबल है। यानी आपसे कोई पूछता है कि व्हाई इज फेरस बेटर एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी, तो आप उनको सिंपली ये बता सकते हो कि जी फेरस ज्यादा सॉल्युबल है बॉडी में इसलिए वो बेटर एब्जॉर्ब भी होता है कंपेयर टू फेरिक फॉर्म। आयरन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ना, फेरिक और फेरस। ठीक है, तो आप बहुत सारे ब्रांड्स के, बेइंतहा ब्रांड्स के आयरन सप्लीमेंट्स आते हैं। आप फार्मेसी पे जाके किसी से भी कहो कि जी मुझे फेरस सल्फेट दे दें या आप आयरन सप्लीमेंट दे दें फेरस फॉर्म का, वो आपको दे देगा, वो आप यूज कर सकते हो। कुछ यहाँ पे आयरन के सोर्सेज दिए हुए, फूड विच फूड्स कंटेन आयरन, नेक्स्ट सब टॉपिक भी है आपके चैप्टर में। आपको पता है आयरन के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम ब्रॉडली स्पीकिंग इनको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं हीम सोर्सेज ऑफ आयरन, एक को हम कहते हैं नॉन हीम सोर्सेज ऑफ आयरन। जब हम हीम सोर्सेज की बात करते हैं तो इसका मतलब है एनिमल सोर्सेज की जो आयरन है, जो प्राइमरीली आपको फेरस आयरन देती है। यानी आपका रेड मीट हो गया, मटन, बीफ, फिर आपका व्हाइट मीट हो गया, चिकन, फिश, पोल्ट्री, जो भी चीज है, एग हो गया आपका, ये सारी चीजें आपकी हीम आयरन या फेरस फॉर्म आपकी आयरन की देती हैं। और जब हम नॉन हीम आयरन की बात करते हैं तो वो आपका प्लांट सोर्सेज से आता है, जैसे सारी तरह की लेंटिल्स, दालें हो गई, और जनाब वाली और क्या हो गया, किडनी बीन्स हो गए, लोबिया जिसे कहते हैं, फिर चिकपीस हो गए, सफेद चने, काले चने हो गए, तो डेट्स हो गई, खजूरें जो हैं, ये सारे बड़े अच्छे सोर्स हैं प्लांट्स में आयरन के। आपको पता है कि मेरा ख्याल है, मुझे अगर सही याद है, फेरस फॉर्म को 30% एब्जॉर्ब होती है बॉडी में और फेरिक फॉर्म 5 to 8% एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ज्यादा बेटर सोर्स जो है वो हमारे पास हीम सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज हैं कंपेयर टू प्लांट सोर्सेज। ऑर्गन मीट बहुत अच्छा सोर्स है, एक्सीलेंट सोर्स है आयरन का, जैसे कलेजी होती है, बकरे की कलेजी हो गई हमारे पास। ठीक है, तो इससे हमें बहुत अच्छा आयरन मिलता है। तो अच्छा, और फिर आपको पता है कि आयरन के फूड में एनहांसर्स भी हैं, इनहिबिटर्स भी हैं। एनहांसर्स की अगर हम बात करें तो विटामिन सी बिगेस्ट एनहांसर है। आपको आप पढ़ते हुए आए हो कि हम जब भी खासतौर पे नॉन हीम आयरन ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, चने ले रहे हैं, उसके साथ अगर हम लेमन स्क्वीज करके कंज्यूम कर लें तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करने में हेल्प करता है। फिर जनाब इसी तरह से अगर हम ले रहे हूँ टी या कॉफी इमीडिएटली आफ्टर कंज्यूमिंग आयरन रिच फूड्स, तो उनका जो कैफीन है या टेनिन्स हैं वो आयरन को हिंडर करता है एब्जॉर्प्शन में। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं वो आयरन एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर रहे होते हैं। इसी तरह फाइटेट्स, या जिसको फाइटिक एसिड भी हम कहते हैं, जो ब्रान में होता है, जो होल ग्रेन्स का जो ब्रान होता है ना उस पोर्शन में, वो आपके आयरन को बहुत हद तक हिंडर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे जो ये आयरन के एब्जॉर्बर्स और आयरन एब्जॉर्प्शन के एनहांसर्स और इनहिबिटर्स। अच्छा जी, अब कुछ छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हो, फीमेल एथलीट्स, और उनका बॉडी फैट लेवल्स बहुत कम हो, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर तो रिलेटिवली कम है बॉडी फैट लेवल्स तो
फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर ड्रास्टिकली कम है बॉडी फैट लेवल्स तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी फीमेल्स का जो रिकमेंडेड वेट गेन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो नहीं होता, और जब रिकमेंडेड वेट गेन नहीं होता तो क्या हो सकता है, जो बॉर्न बेबी होगा उसका लेंथ कम होगी, वो अंडरवेट होगा, स्टंटिंग वेस्टिंग के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, हाँ हेड सर्कमफेरेंस कम होगा, दैट मींस ब्रेन साइज छोटा हो सकता है, वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो रिकमेंडेड वेट गेन करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिकमेंडेड वेट गेन बेटे क्या होता है, अगर तो फीमेल एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन अंडरवेट है तो रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है 12 to 18 किलोग्राम्स। अगर वो नॉर्मल वेट के साथ प्रेगनेंसी स्टार्ट कर रही है तो रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है 12 to 16 किलोग्राम्स। और अगर वो ओवरवेट है तो फिर 7 to maybe 12 किलोग्राम्स रिकमेंडेड वेट गेन होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 9 months। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शन के साथ फीमेल एथलीट को भी अपना वेट गेन करना चाहिए। How many calories should I eat being a pregnant female athlete? अच्छा, हमारी बुक में जो रेफरेंस दिया हुआ है वो यूके का रेफरेंस है, जो वो कहते हैं नॉर्मली जस्ट 200 कैलोरीज आपने फाइनल ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज करनी है। आप लोग जैसे पढ़ते आए हो एनएलसी के अंदर भी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कोई एडिशनल कैलोरीज नहीं चाहिए होती, हमें मींस प्रेग्नेंट फीमेल्स, प्रेग्नेंट वुमेन को सेकेंड ट्राइमेस्टर में दे नीड 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज, और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी होती है 450 एक्स्ट्रा कैलोरीज। ठीक है जी, सो ये एडिशनल कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा आपको पता है कॉन्सेप्ट ईटिंग फॉर टू का, जो आपने एनएलसी में भी माइट भी पढ़ा होगा, बल्कि यकीनन पढ़ा होगा। ईटिंग फॉर टू का कॉन्सेप्ट ये होता है जनाब के, अच्छा वो उसको हमारा बड़ा मिस कॉन्सेप्शन भी हमारे पास है, मिथ भी है कि जी ईटिंग फॉर टू का मतलब है कि भाई हर चीज को डबल खाना है, पकोड़े खा रहे हैं तो डबल खाने हैं, समोसा खा रहे हैं तो एक की बजाय दो खाने हैं, बर्गर खा रहे हैं तो एक की बजाय दो खाने, यू नो ऑल द अनहेल्दी काइंड ऑफ थिंग्स। Females start eating twice the amount they were used to as soon as they get pregnant, thinking कि जी 2 लोगों के लिए खाना खाना है तो हर चीज हमें डबल खानी है, which is a very wrong concept. Eating for two का मतलब है कि बेटे हमने वो वाली healthy choices चूज करनी है, healthy options चूज करनी है, जिनको करने से जो न्यूट्रिएंट्स हमें जेन्युइनली ज्यादा अमाउंट्स में चाहिए, जो बेबी के लिए बड़े अच्छे हैं, जैसे कि विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, अल्लाह भला करे प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, और क्या हो गया, फोलिक एसिड या फोलेट जिसको कहते हैं वो हो गया। तो ऐसे फूड्स जो इन न्यूट्रिएंट्स में रिच हो वो हमने ज्यादा कंज्यूम करने, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ईटिंग फॉर टू। ईटिंग फॉर टू डज नॉट मीन कि जनाब आपने ज्यादा खाना शुरू कर देना, डबल डबल खाना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखी। और कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई प्रेगनेंसी के लिए, आपको पता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रिच फूड्स खाने चाहिए। डेली मल्टीविटामिन आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है। फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिफोर प्रेगनेंसी आपको स्टार्ट करनी चाहिए 400 माइक्रोग्राम्स अ डे, और जनाब आपको कंटिन्यू करनी चाहिए एटलीस्ट 2 ट्राइमेस्टर जरूर आपको लेनी चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। सिमिलरली विटामिन ए के जो सप्लीमेंट्स है वो आपको अवॉइड करने चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया कि प्रेगनेंसी के जो इवन मल्टीविटामिन होते हैं उनमें भी विटामिन ए नहीं होता है, क्योंकि इट कैन बी टॉक्सिक फॉर द बेबी, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सिमिलरली जनाब आपने रॉ फूड्स, रॉ एग्स और स्पेशली अंडर कुक मीट जो है उसको कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि वो साल्मोनेला पॉइजनिंग कर सकता है बेबी के लिए। अगेन इट कुड बी वेरी वेरी ड्रास्टिक। ठीक है जनाब, सो ये था बस, दैट्स इट, इतनी सी बात थी हमारी फीमेल एथलीट का। हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अच्छा जी, वन मोर क्वेश्चन। जी बेटे माया जी, पूछो 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 क्वेश्चन पूछो, चैप्टर हमारा खत्म हो गया। सर ये ग्रेप्स में आयरन की, मतलब आयरन की जो है वो कंटेंट कम होता है ना, तो हम फिर जब जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसे कहते हैं एनीमिया होता है, तो फिर हम उसे रेजन्स का क्यों करते हैं, जबकि मतलब रेजन्स भी तो ड्राइड ग्रेप्स ही होते हैं ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन रेजन्स में बेटे वैसे पहली बात तो ये कि प्लांट सोर्स है तो कोई बहुत ऐसे अच्छे रिकमेंडेशन नहीं है। आप एनीमिया वाले किसी भी पर्सन को अगर रिकमेंड कर रहे हो तो आप उसको एटलीस्ट, हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम लोग प्राइमरली क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप उसको हमेशा एनिमल सोर्सेज रिकमेंड करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि बीइंग अ डाइटिशियन मेरे से अगर कोई पूछता है कि जी मुझे आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उसको 2-3 बातें बताऊंगा। पहली बात मैं उसको बताऊंगा कि जी आपने लिवर कंज्यूम करना है, और 4 से 5 पीसेस आपने करने हैं हफ्ते में 3 से 4। ठीक हो गया।
दूसरी चीज मैं उसको बताऊंगा, बीट रूट बड़ा अच्छा सोर्स होता है प्लांट सोर्सेज की अगर बात करें तो मैं उसको कहूंगा कि जी बीट रूट आप ले लें। बीट रूट का जूस थोड़ा सा ज़ाहिर टेस्ट में अच्छा नहीं होता, तो बीट रूट को आप मे बी एप्पल या ऑरेंज के साथ बल्कि ज़्यादा बेटर मैं बताऊंगा, विटामिन सी मिल जाएगा तो एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगी। ऑरेंज और बीट रूट का जूस आप रोज एक ग्लास लेना शुरू कर दें। ठीक है जी। तीसरा मैं उसको बताऊंगा कि खाने के फौरन बाद खुदा का नाम है चाय या कॉफी मत लें, एटलीस्ट आधे घंटे का 40 मिनट का गैप दें, बिकॉज उससे जो आपकी आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। जो आप रेजिन्स की बात कर रहे हो वो इसलिए कह देते हैं लोग कि जब बेटे हम ड्राई करते हैं ना फ्रूट्स को, जो भी ड्राइड फ्रूट्स हैं, तो वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का रिलेटिवली रिचर सोर्स बन जाते हैं। रीजन उनमें से वाटर जो है वो वाटर कंटेंट निकल जाता है, ड्राइड फ्रूट्स है ना, तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड बन जाता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई रेजिन्स का फिर रिलेटिवली आयरन कंटेंट बेटर बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज प्लांट सोर्सेज से ज्यादा बेटर हमेशा एनिमल सोर्सेज है। प्लांट सोर्सेज में डेट्स बहुत अच्छा सोर्स है वैसे रिलेटिवली आयरन का। आयरन की बायो अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है। सोर्स तो प्लांट सोर्सेज से भी तकरीबन इक्विवेलेंट आयरन हमें मिल जाती है, लेकिन एब्जॉर्ब कम होती है बॉडी में, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं बेटे अनीका का जो क्वेश्चन, जी एक मिनट में अनीका का क्वेश्चन एक ले लूं। कैल्शियम एंड आयरन में एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाती है या ओनली आयरन की स्टॉप होती है, एंड क्या कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नॉर्मली होती है? नहीं बेटे, पहली बात तो ये कि डाइवेलेंट आयंस जितने भी हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए सेम मैकेनिज्म, सेम मेटाबॉलिज्म फॉलो करते हैं, तो उनकी बिल्कुल एब्जॉर्प्शन दोनों की इफेक्ट होती है। आयरन और कैल्शियम आप सेम टाइम पे ले रहे हो तो दोनों की इफेक्ट होगी। लेकिन अब मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि डेट शेक इसका मतलब है अच्छी चॉइस नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ये है डेट शेक आप ले सकते हो, ये कंपटीशन और ये प्रॉब्लम एब्जॉर्प्शन का तब स्टार्ट होता है जब बॉडी में दोनों न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स बिल्कुल सैचुरेटेड है। आयरन भी आपकी एब्सोल्युटली सैचुरेटेड है, कैल्शियम भी एब्सोल्युटली सैचुरेटेड है, फिर आप डेट शेक लोगे तो माइट भी दोनों एब्जॉर्ब ना हो। अदर देन दैट आपको पता ही है हम लोग का कैल्शियम इंटेक और आयरन इंटेक कितना अच्छा है, तो उसके अंदर अगर आप डेट शेक लो तो दोनों ही एब्जॉर्ब होंगे, वो सैचुरेटेड लेवल्स नहीं है उसके, तो वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। एक और गलतफहमी, एप्पल आयरन का बिल्कुल अच्छा सोर्स नहीं है। एप्पल की ब्राउनिंग आयरन की वजह से नहीं होती। एप्पल में आयरन होता है लेकिन बहुत कम होता है। एप्पल इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन। तो ये जो बहुत बड़ी गलतफहमी लोग की जी वो सेब ब्राउन हो जाता है, वो नहीं, वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से होता है। मेरा ख्याल है जिंक की वजह से होता है वो ब्राउनिंग जो है उसकी। जिंक व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन इन एयर, तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है। केमिस्ट्री याद आ गई सारी। सो उस रिएक्शन की वजह से वो ब्राउनिंग होती है। आयरन का उसमें कोई लेना देना नहीं। एप्पल इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, फातिमा खदीजा था पूछे क्विज़ेस और असाइनमेंट्स के मार्क्स कन्वर्ट होंगे इसी तरह रहेंगे? बेटे कन्वर्ट होंगे, लेकिन कन्वर्जन मैंने इसलिए आपको जो भेजा भी था मार्क्स असाइनमेंट्स के, इसलिए बगैर कन्वर्ट किए भेजे थे क्योंकि अभी कन्वर्जन का पता नहीं है। पहले तो मैंने अपना फॉर्मूला रखा होता है ना, आपको पता ही है 20 मार्क्स टोटल जो इंटरनल्स के होते हैं, 4 मार्क्स का क्विज 1, 4 का क्विज 2, 4 का असाइनमेंट 1, 4 का असाइनमेंट 2 और 4 की अटेंडेंस से क्लास पार्टिसिपेशन। मेरा हमेशा से ऐसे होता है, आपको पता ही है। इस बार क्योंकि मिड्स नहीं हुआ है तो इंटरनल्स की परसेंटेज बढ़ जाएगी, तो दैट इज द रीजन मैंने फिर अभी उसको कन्वर्ट नहीं किया। जितना मैं कन्वर्ट करना होगा अकॉर्डिंगली मैं कन्वर्ट करूँ। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और बीच में बोला था कोई और क्वेश्चन? जी बेटा। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक ये था कि आपने हीम और नॉन हीम की एब्जॉर्प्शन के जो परसेंटेज बताई है वो आप दोबारा से बता दें। ठीक है, मैं हीम की जो एब्जॉर्प्शन है वो तकरीबन 30% होती है बॉडी में। नॉन हीम की जो एब्जॉर्प्शन है वो तकरीबन 5 to 8% होती है। सो देखो अच्छा भला डिफरेंस है। आप सेम अमाउंट ले रहे हो एनिमल सोर्स की और सेम अमाउंट ले रहे हो प्रोटीन प्लांट सोर्स की, तो दोनों की एब्जॉर्प्शन में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर वो 100 मिलीग्राम लिया है तो एनिमल सोर्स से 30 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो रहा है, और प्लांट सोर्स का 100 मिलीग्राम लिया तो वो सिर्फ 5 to 8 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है? यस सर, थैंक यू सर। दूसरा था ये जो आपने वेट गेन के जो आपने वो बताए थे कि कितना केजीज कितने उसमें करना है, तो वो भी बता दें। वो रिपीट कर दूं? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर बेटे फीमेल ने प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन वो अंडर वेट है तो उसका जो वेट गेन होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट शुड बी 12 to 18 किलोग्राम्स। अगर उसने अंडर वेट पे प्रेगनेंसी स्टार्ट की है, 12 to 18 किलोग्राम्स उसका थ्रू आउट प्रेगनेंसी वेट गेन होना चाहिए। अगर उसका नॉर्मल वेट के साथ उसने प्रेगनेंसी स्टार्ट की है तो
12 to 16 किलोग्राम उसका 12 to 16 किलोग्राम उसका वेट गेन होना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर उसने एज ओवरवेट पर्सन प्रेगनेंसी स्टार्ट की है तो फिर उसका जो वेट गेन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट शुड बी 7 to 12 किलोग्राम। ठीक है जी, गॉट इट सर? तो हमें हमेशा अपर लेवल पे रहना चाहिए वेट गेन की या फिर लोअर लेवल पे? बेटा क्या आप बीच एक इंटरमीडिएट पे आप रहो तो दैट इज फाइन एब्सोल्युटली। लोअर पे नहीं रहना चाहिए सच प्रेगनेंसी में। a couple of extra pounds you can easily shed afterwards. तो आप मिडल टू अपर की तरफ रहो तो दैट इज बेटर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी रैप अप? कल इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कल मैं वेजिटेरियन एथलीट स्टार्ट करूंगा, यंग एथलीट हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर जी बेटे, स्पोर्ट्स एनीमिया और जो है वो नॉर्मल एनीमिया में क्या फर्क होता है? स्पोर्ट्स एनीमिया एक्चुअली ट्रू एनीमिया नहीं होता। ठीक है बेटे, स्पोर्ट्स एनीमिया में आपको लेवल्स शो हो रहे होते हैं कि कम है, एक्चुअली कम होते नहीं है, बॉडी की खुद एडेप्टेशन, बल्कि वो एक अच्छी स्मार्ट एडेप्टेशन है बॉडी की जिसके अंदर वो अपना ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर लेती है और वाटरी पोर्शन इंक्रीज हो गया ना तो जो सॉलिड्स एंड डिसॉल्व्ड रेड ब्लड सेल्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि ओके रेड ब्लड सेल्स तो कम हो गए, हीमोग्लोबिन तो कम हो गया, एक्चुअली होते नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जेन्युइनली हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हमारा। सर जी सर, हमें ईद की छुट्टियां कब से होंगी? चलो, मैंने कहा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा 22 से 31 तक है बेटे ईद की छुट्टी। थैंक यू सर। ठीक है बेटे, आई थिंक जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सॉरी आपका टाइम ज्यादा हो रहा है। वो सर मैंने बस ये पूछना था कि जैसे हम यूजुअली कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन या आयरन डेफिशिएंसी हुई हुई है जिसकी वजह से फटीग बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, तो इसके अलावा हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि फटीग से रिलेटेड होगा? बी कॉम्प्लेक्स बेटे, बी कॉम्प्लेक्स मोस्ट ऑफन जो पाकिस्तानी अपनी प्रैक्टिस में तो मैंने यही देखा है कि जो भी बंदा कंप्लेन करता है आके आई कैन सेफली से कि शायद आयरन डेफिशिएंसी और बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी प्रॉब्ली इक्विवेलेंट है कम्युनिटी में हमारी। तो बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, अगर आपको यू आर फीलिंग फटीग्ड ऑल द टाइम, मूड खराब हो रहे हैं, थके हुए हो हर वक्त, इस तरह के सिम्टम्स हैं तो बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी। होल ग्रेन्स हम नहीं कंज्यूम करते। ठीक है, तो और बी कॉम्प्लेक्स है जो बेस्ट सोर्स है वो होल ग्रेन्स है, खासतौर पे B1, 2 और नियासिन का B3 जो है उनका जो बेस्ट सोर्स है खासतौर पे वो ब्रैन है, होल ग्रेन्स जो है। तो वो आप एक अपना बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो, फटाफट से फटीग गायब हो जाएगी। विटामिन डी की केस में भी फटीग होती है, लेकिन विटामिन डी की थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि पिंडली की साइड पे आपको दर्द होती है। पिंडली आपको पता है ना, लोअर लेग का जो पार्ट होता है, वो जरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक है सर। मैंने जी फिजा जी बेटा। सर मेरा ये पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चन। अच्छा 1 मिनट मुझे आप दे दो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।